हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं अनिल। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड की बहुत ही पॉपुलर एलिजी थर्सिस, जो कि लिखी थी उन्होंने अपने दोस्त अर्थर ह्यू क्लफ की मृत्यु को कमेमोरेट करने के लिए। अर्थर ह्यू क्लफ, जो कि सिर्फ 42 साल की उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया था 1861 में, फ्लोरेंस इटली में। वहाँ वो घूमने गए थे और वहीं पर उनको मलेरिया हुआ और प्री मेच्योर डेथ कह सकते हैं, क्योंकि 42 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। उस समय एक पत्रिका थी डेली न्यूज़, उन्होंने कहा कि आइए, क्योंकि आपके दोस्त की मृत्यु हुई है, तो आप उनके जो ओबिचरी लिखी जा रही थी, शोक संदेश या शोक व्यक्त करने के लिए जो कविताएं लिखी जा रही थी, उनमें आप भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने मना कर दिया, बोले भाई अभी तो मेरे इंस्टेंट कुछ ऐसे थॉट्स नहीं है, बट इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली टेल टू द वर्ल्ड व्हाट आई थिंक अबाउट हिम। टाइटल की बात करें तो ये एक ग्रीक पोएट हुए हैं थियोक्राइटस। उनकी पोएम आइडिल, आइडिल को ग्रीक में आइडिल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको थर्सिस ही उसका ट्रांसलेशन है, उससे इन्होंने टाइटल को लिया है। और क्लासिकल सोर्स और दूसरा सोर्स उसकी बात करें तो थर्सिस एक कैरेक्टर भी था, वर्जिल, जो कि एक इपिक राइटर हुए हैं। एनीड इन्होंने लिखा हुआ है, उसकी सेवेंथ बुक है एक्लॉग, उससे एक कैरेक्टर है जो कि शेफर्ड है। और उसमें एक कॉरिडन और होता है जिसके बीच में, दोनों के बीच में एक सिंगिंग कंपटीशन होती है जिसमें ये हार जाते हैं, थर्सिस। तो कॉरिडन यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड खुद को बताते हैं और थर्सिस अर्थर ह्यू क्लफ को बताते हैं। इसके अलावा इस पोएम में टोटल 24 स्टेंजास हैं, 10 लाइन्स ईच, 10 लाइन का हर स्टेंजा है। और ये जो स्टेंजा फॉर्म इन्होंने बोरो की है जॉन कीट्स के ओड टू ए नाइटिंगेल से, जो कि 1819 में पब्लिश हुई थी। राइम स्कीम की बात करें तो ABCB CADEED इसकी राइमिंग स्कीम है। और पब्लिश हुई थी ये पोएम 1865 में इन मैकमिलन्स मैगजीन। और बाद में इसको उनकी एक और पोइट्री कलेक्शन पोएम्स 1867 में शामिल किया गया। इस पोएम पर अगर मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, तो उनकी एक और पोएम है द स्कॉलर जिप्सी, उसका बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव है। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की दो पोएम हैं, इमोर्टैलिटी ओड और टिंटन एबी, कई बार पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं मन में, ठीक उसी तरह से ये थर्सिस और दूसरा स्कॉलर जिप्सी, दोनों को पढ़ने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफ़ी रेफरेंस को बियर करते हैं, काफ़ी रेफरेंस एक दूसरे के प्रति हैं। मजाक में कहें तो कहने के लिए थर्सिस है, लेकिन इसने देखा जाए तो जो स्कॉलर जिप्सी के कपड़े पहन रखे हैं, या यूं कहिए कि जो स्कॉलर जिप्सी है उसने थर्सिस के कपड़े पहन रखे हैं। दोनों को एक दूसरे में कई बार पहचानना मुश्किल होता है। हालांकि स्टेंजा वाइज हम इसका हिंदी में एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपके आने वाले एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले। तो उसके लिए हम देखेंगे लाइन बाय लाइन स्टेंजास। आगे बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट पर। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं वो, जैसे आर्नोल्ड घूमने निकले हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास, और वहां पर घूमते ही उनको, क्योंकि मौत हो चुकी है आर्थर ह्यू क्लफ की, काफी पहले की बात है, अब वो कई साल बाद वहां पहुंचे हैं। जब वहां वो पहुंचते हैं तो उनको सारी चीजें बदली हुई दिखाई देती हैं, तो वहीं से वो शुरुआत कर रहे हैं कि हाउ चेंज्ड। शुरुआत कहाँ से हो रही है, हाउ चेंज्ड इज हियर ईच स्पॉट, कि कितनी जगह ये बदल गई है, यहाँ हर जगह कितनी बदल गई है। मैन मेक्स और फील्स, जहाँ आदमी या तो रह रहा है या जो आदमी ने बनाई है, जैसे आसपास जो बिल्डिंग्स बन गई हैं, दुकानें, कमर्शियल जो भी चीजें, क्योंकि लंदन जो है काफी डेवलप सिटी है। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे, आज 1848 की बात है जब अर्थर ह्यू क्लफ ने ऑक्सफोर्ड छोड़ा था, तब से ये जगह कितनी बदल गई है। हाउ चेंज इज हियर ईच स्पॉट मैन मेक्स और फील्स, हर जगह कितनी बदल गई है, कुछ इंसानों ने बना दी है या कहीं कहीं इंसान रह रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल घर हो और चाहे वो आपका कोई कमर्शियल प्लॉट या जो भी हो। इन द टू हिंस्कीज, अब देखिए रेफरेंस की मैंने बात की थी आपकी द स्कॉलर जिप्सी से, तो ये दो हिंस्कीज, ये वही गांव हैं जिनको जो स्कॉलर जिप्सी है पहाड़ी पे खड़े होकर के देखता था, बर्फ बर्फ से लड़ते हुए, रास्ता बनाते हुए। हिंस्कीज क्या है, ये दो गांव हैं पहाड़ी पर स्थित, नॉर्थ और साउथ है। नथिंग कीप्स द सेम, मतलब उन दोनों गांवों के बीच, एक गांव उत्तर में है एक दक्षिण में है ऑक्सफोर्ड के,
और उन दोनों के बीच की जगह में नथिंग कीप्स द सेम, कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा है। कब पहले जैसा? जब ये लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। आर्थर ह्यू क्लफ और मैथ्यू आर्नोल्ड, दोनों के बीच, गांव के बीच कुछ नहीं बचा है पहले जैसा। द विलेज स्ट्रीट, जो गांव की गली है, इज हॉन्टेड, इट्स हॉन्टेड मैंसन लैक्स। अब हॉन्टेड का मतलब वैसे वो होता है जहाँ भूत बसेरा करते हो, आत्माएं रहती हो, लेकिन यहाँ पर हॉन्टेड इसलिए बोला गया है क्योंकि वो सराय है। मैंसन जो है वो सराय है जहाँ पर अक्सर लोग आया जाया करते थे, तो अक्सर भीड़ रहा करती थी, जिसकी वजह से उसको हॉन्टेड बोला गया है। आवागमन खूब होता था लोगों का। लैक्स मतलब गायब है। एंड फ्रॉम द साइन इज गोन सिबिलास नेम। सिबिला कौन है? सिबिला कर, ये उस इनकी मालकिन थी, और वो साइन बोर्ड से इनका नाम अब गायब है क्योंकि ये भी खत्म हो चुकी होंगी, इनकी सराय जो थी वो भी खत्म हो चुकी है। एंड फ्रॉम द रूफ्स द ट्विस्टेड चिमनी स्टैक्स, और छत से, जहां पर वो चिमनी कभी लगा करती थी, ट्विस्टेड चिमनी स्टैक्स जिससे धुआं निकला करता था कभी, वो भी मिसिंग है। और आगे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहाड़ियों से, और ये टू चेंज्ड, ये हिल्स, ये का मतलब तुम, क्या पहाड़ियों तुम भी बदल गई हो? ये सब चीजें तो बदल ही गई हैं। वो कह रहे हैं कि क्या पहाड़ियों तुम भी बदल गई हो अब? सी, आगे कह रहे हैं देखो, इट्स नॉट फुट ऑफ अनफेमिलियर मैन मेन। वो कह रहे हैं कि देखो, मैं जहाँ घूम रहा हूँ, ये जो मेरे पैर हैं वो अनफेमिलियर नहीं है, मतलब मैं अजनबी नहीं हूँ, भले ही कई साल बाद आया हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे पैर अभी भी आप पहचान लीजिए उनकी जो है थपक, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पे पढ़ा था, रहा हूँ, घूमा हूँ, खूब सब कुछ जानता हूँ। तो मैं अनफेमिलियर नहीं हूँ आपके लिए। उन जमीन से बात कर रहे हैं। टुनाइट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड अप योर पाथवे स्ट्रेज, जो कि आज की रात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर अप योर पाथवे, जो पगडंडियां हैं, स्ट्रेस, वहां घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? उनके पैर, फुट, पैरों की बात कर रहे हैं या खुद की बात कर रहे हैं कि जो मैं घूम रहा हूँ इन सब ऑक्सफोर्ड से लेकर के अलग अलग रास्तों में, तो मैं इन सब चीज़ों से अनफेमिलियर नहीं हूँ, या आप मुझसे अनफेमिलियर बिहेवियर नहीं करो क्योंकि मैं पहले भी यहाँ रह चुका हूँ। आगे बोलते हैं, हियर केम आई ऑफन, ऑफन इन ओल्ड डेज, प्रायः मैं यहाँ आया करता था। ओपन ओपन दो बार बोला है, मतलब इसलिए दो बार बोला है इस बात पे जोर देने के लिए कि कई बार अक्सर वो यहाँ घूमा करते थे क्योंकि पढ़ाई इन्होंने की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। थर्सिस एंड आई, थर्सिस कह रहे हैं अपने दोस्त को, आर्थर ह्यू क्लफ को, एंड आई और मैं, विल स्टिल हैड थर्सिस देन, और तब थर्सिस हमारे साथ हुआ करता था, या क्लफ हमारे साथ हुआ करता था, हम दोनों साथ साथ घुमा करते थे इन आसपास के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग्स में। ये पहला स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि रंस इट नॉट हियर, रंस इट नॉट हियर, ये रास्ते की बात कर रहे हैं कि जो रास्ता था वो नहीं है। द ट्रैक बाई चाइल्ड्स वर्थ फॉर्म, ये कोई जगह है, खेत है या कोई बगीचा है, वहां तक जो रास्ता गुजरता था वो बंद हो चुका है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शहर जब ज्यादा बसते चले जाते हैं, ज्यादा उनमें घर मकान तमाम चीजें बनने लगती हैं, तब वो कुछ पगडंडियां, कुछ रास्ते गायब हो जाते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं। पास्ट द हाई वुड टू वेयर द एम ट्री क्राउन्स, और उस जंगल से, हाई वुड जो ऊंचे एरिया पर है एक जंगल, वेयर द एम ट्री क्राउन्स, अब एम ट्री, ये वही एम ट्री है जहां पर स्कॉलर जिप्सी उन महिलाओं को फूल दिया करता था, जो मैडम्स आया करती थी मई में फेस्टिविटीज करने, फेस्टिवल मनाने, उस पेड़ के नीचे डांस करती थी स्कॉलर जिप्सी, उनको वहां फूल दिया करता था। ठीक है, वही एम ट्री है। तो एक और रेफरेंस मिल गया स्कॉलर जिप्सी का। अभी आगे बहुत सारे इस पोएम में आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि दोनों पोएम्स में काफी सिमिलैरिटी है। और ये थर्सिस जो है इसने स्कॉलर जिप्सी के कपड़े पहन रखे हैं पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। द हिल बिहाइंड हुज रिज, पहाड़ी जिसकी, द हिल बिहाइंड हुज रिज, जिसकी चट्टान के पीछे, द सनसेट फ्लेम्स, सनसेट फ्लेम्स, अस्त होते हुए सूर्य की जो किरणें हैं वो जगमगा रही हैं गोल्डन कलर की। द सिग्नल एम, वही एम वृक्ष जिससे ये लोग एक सिग्नल लिया करते थे कि भाई एक जगह के लिए पहचान थी कि हाँ देखो एम ट्री, उसकी पहचान थी उस जगह की, डायरेक्शन की। दैट लुक्स ऑन आइजली डाउन्स, आइजली डाउन्स भी एक जगह है जहां पर उस एम ट्री की नजर है, या यूं कहिए कि काफी ऊंचाई पे है तो आसपास के एरिया पर उसकी नजर है एम ट्री की। द वेल
वेल मतलब घाटी, द थ्री लोन वेयर्स, और जो 3 डैम्स बने हुए हैं कहाँ पर, थेम्स नदी पर, द यूथफुल थेम्स, और थेम्स नदी जो कि बहुत ही यूथफुल, यूं कहिए कि मानसून सीजन में जिस तरह नदियों में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, एकदम उफनाने लगती हैं, ठीक उसी तरह से वो यूथफुल बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे अपने उसमें बह रही है। दिस विंटर ईव इज वार्म, और आज की जो शाम है भले विंटर चल रही है लेकिन ये थोड़ी सी गर्माहट है इसमें, वो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे थोड़ी नमी होना हवा में, ह्यूमिड द एयर, हवा में थोड़ी सी नमी है। लीफलेस, आसपास की जो वनस्पतियां हैं वो लीफलेस, उनमें पतझड़ जैसा चल रहा है, वनस्पतियों में पत्तियां नहीं है। एट सॉफ्ट एज स्प्रिंग, लेकिन वो मुलायम इतनी है जितने की वसंत ऋतु में हुआ करती हैं। द टेंडर पर्पल स्प्रे ऑन कॉप्स एंड ब्रायर्स, इसके अलावा जो पौधे हैं उनके जो तने हैं, क्योंकि पत्तियां नहीं बची हैं तो उनके जो नरम नरम से तने हैं वो पर्पल हो चुके हैं। वायलेट स्प्रे यहाँ पे स्टेम को कहा जाता है, तनों को कहा जाता है। ऑन कॉप्स झाड़ियों पर, एंड ब्रायर्स मतलब जो कटीली झाड़ियां हैं, उन सब कटीली झाड़ियों पर, आसपास के पौधों पर जो तने हैं वो पर्पल कलर के हो चुके हैं, ड्यू टू लैक ऑफ लीव्स, पत्तियों की कमी की वजह से। ये वातावरण के आसपास के बारे में बता रहे हैं। एंड दैट स्वीट सिटी, अब ये स्वीट सिटी किसका रेफरेंस है, लंदन का। विद हर ड्रीमिंग स्पायर्स, अपने ड्रीमिंग स्पायर्स का जैसे सपना देखते हुए हो, स्पायर्स का मतलब ऊंची ऊंची मीनारें जो सपना देख रही हैं, या यूं कहिए कि साइलेंट खड़ी हुई है बहुत ऊंचाई पर, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो ऊंची है वो अभी भी खड़ी हुई हैं, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो मीनारें हैं वो साइलेंटली स्टैंडिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉइज। शी नीड्स, शी किसके लिए कह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन के लिए। नीड्स नॉट जून फॉर ब्यूटीज हाइटनिंग, जून में क्या वहां पे स्प्रिंग सीजन आती है, तो कह रहे हैं कि जो लंदन है या जो यूनिवर्सिटी है उसको अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए स्प्रिंग सीजन की जरूरत नहीं है, या वसंत ऋतु ना भी आ जाए तब भी वो अपने आप में खूबसूरत है, यूनिवर्सिटी और लंदन। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि लवली ऑल टाइम्स शी लाइज, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन जो शहर है वो हमेशा प्यारा लगता है, लवली टुनाइट, और आज की रात भी प्यारा है। ओनली मी थिंक्स, सिर्फ मुझे लग रहा है, सम लॉस ऑफ हैबिट्स पावर बिफॉल, से मिला के पढ़ेंगे कि कुछ नुकसान मेरी मेमोरी में हो गया है, हो सकता है मुझे सारी बातें उतनी अच्छे से याद नहीं रह गई जितने अच्छे से कभी हुआ करती थी, ऐसा वो खुद को बताते हैं कि वो चीज़ें अभी भी वैसी हैं, लेकिन हो सकता है कि मुझे वो चीज़ें अभी भी उतने अच्छे से याद नहीं हैं जैसे कि कभी हुआ करती थी। हैबिट्स पावर बिफॉल्स मतलब कुछ मेमोरी कमजोर हो गई है। वॉन्डरिंग थ्रू दिस अपलैंड डिम, वो कह रहे हैं वॉन्डरिंग थ्रू दिस अपलैंड डिम का सेंस ये है, अपलैंड डिम का सेंस ये है कि जो ऊपरी एरिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास बंजर ऊंचा सा, वहां पर हल्का सा अंधेरा हो गया जहां ये घूम रहे हैं। वंस पास्ट आई ब्लाइंड फोल्ड हियर, एक बार मैं यहाँ से अपनी आंखें बंद करके भी घूम सकता था, क्योंकि पढ़े हैं इतने साल वहां रहे हैं तो बहुत ज्यादा इनको जान पहचान है आसपास गलियों की, क्योंकि स्वाभाविक है किसी के साथ भी कहीं भी हम रहें तो वहां जान जाते हैं सब गलियों को। तो उसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि एक बार में यहाँ ऐसा भी था, एक टाइम कि मैं अपनी आंखें बंद करके भी घूम सकता था एट एनी आर, किसी भी वक्त, चाहे दिन होता है रात होती। नाउ सेल्डम कम आई, नाउ सेल्डम कभी कभी कम आई, मैं यहाँ आता हूँ, सिंस आई केम विद हिम, क्योंकि मैं उसके साथ आया करता था। ये जो हिम है ये फिर से रेफरेंस है थर्सिस के लिए, उनके दोस्त अर्थर ह्यू क्लफ के लिए। अगेंस्ट द वेस्ट आई मिस इट, इज इट गोनर, और जो वेस्ट मतलब पश्चिमी दिशा है, यहाँ से मैं यूं कहिए कि इस डायरेक्शन में खड़े होकर मैं उसको मिस कर रहा हूँ। इज इट गॉनर, क्योंकि वो चला गया है, क्या वो चला गया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वी प्राइज्ड इट डियरली, और हम अब यहाँ पर एक तरह से रेफरेंस पेड़ के लिए भी है, जो उत्तरी दिशा में पेड़ एम का है, सॉरी पश्चिमी दिशा में, उसको भी बोल रहे हैं वी प्राइज्ड इट डियरली, हम इसकी काफी वैल्यू किया करते थे। वाइल इट स्टूड, और जब ये खड़ा रहता था एम का पेड़, वी सैड, हम कहते थे, आर फ्रेंड, हमारा दोस्त, द जिप्सी स्कॉलर, डायरेक्ट नाम ले दिया उन्होंने, जिप्सी स्कॉलर वॉज नॉट डेड, क्योंकि अगर आपने वो पोएम का वीडियो देखा है, अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज इस पोएम को आगे पढ़ने से पहले आप उसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि काफी कुछ इसमें मिलने वाला है।
जो कि आपको कंफ्यूज लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर के आप सर्च कर लेंगे, तो आपको स्कॉलर जिप्सी का पूरा मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, आप ढूंढ सकते हैं वहां पर। तो कह रहे हैं कि जब तक वो पेड़ खड़ा हुआ है एम ट्री, तक हमारा स्कॉलर जिप्सी अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि वो इमोर्टल है, ऐसा उन्होंने पोएम में बताया है। वाइल द ट्री लिव्ड, और जब तक कि पेड़ जीवित रहेगा, ही इन दीज फील्ड्स लिव्ड ऑन। तो आसपास की सराउंडिंग्स में, खेतों में, या जो भी ओवरऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारा स्कॉलर जिप्सी भी अब अजर अमर रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं। उसकी तलाश, जिसकी तलाश में वो है, वो उसकी जारी रहेगी। टू, ये अच्छी लाइन है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। टू रेयर ग्रो माई विजिट्स हेयर। टू रेयर मतलब बहुत कम, बहुत कम। अब मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ। विजिट्स, मेरे भ्रमण यहाँ बहुत कम हो गए हैं, मेरा यहाँ का आना बहुत कम हो गया है। बट वंस आई न्यू ईच फील्ड, लेकिन एक बार ऐसा भी था कि मैं सारे खेतों को जानता था। ईच फ्लावर, ईच स्टिक, हर फूल को जानता था और हर स्टिक, पेड़ को जानता था। सबकी मुझे पहचान थी, इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास की चीजों को। एंड विद द कंट्री फोक, और गांव के जो लोग, गांव जो बसा हुआ है आसपास, उनसे मेरी बहुत अच्छी अक्वेंटेंस, बहुत अच्छी जान पहचान मैंने बनाई थी उन लोगों से। बाय वार्न इन थ्रेसिंग टाइम, बार्न मतलब ग्रेनरी, जहाँ पे वो लोग अपना अनाज रखते हैं। थ्रेसिंग टाइम, जब वो अपनी फसलें काटा करते थे। कंट्री फोक, गांव के लोग, खूब मैं उनसे बात किया करता था, अच्छी जान पहचान थी। बाय न्यू बिल्ट रिक, या वो जो रिक का मतलब क्या है, जो है भूसे का जो ढेर है, वहां पर वो जब अपना भूसे का ढेर लगा रहे होते थे, तब ये लोग पहुंच करके उनके पास खूब बातें किया करते थे, ये आर्नोल्ड और क्लब। हियर टू आर शेफर्ड पाइप्स वी फर्स्ट असेड, यहीं पर हमने पहली बार अपने शेफर्ड पाइप्स का मतलब क्या है, वो कविताएं जो, वैसे यहाँ पे क्योंकि एलजी है, तो उसको पेस्टरल सेंस देने के लिए उन्होंने पाइप्स लिखा है कविताओं को। शेफर्ड पाइप्स मतलब ग्वालाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत, या यूं कहिए कि कविताएं इन्होंने यहीं पर, वी फर्स्ट असेड, पहली बार हमने यहीं पे अपनी कविताओं का परीक्षण किया या लिखना शुरू किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही। क्योंकि अर्थर ह्यू क्लफ भी एक पोएट थे, अपने, बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं, लेकिन हाँ इतने बुरे भी नहीं थे, अच्छे पोएट में उनकी गिनती होने लगी थी। आह मी दिस मैनी अ ईयर, अब वो कह रहे हैं कि आह मी अफसोस का संबोधन है कि अफसोस, दिस मैनी अ ईयर माई पाइप इज लॉस्ट, इतने साल तक मैंने, मेरा पाइप इज लॉस्ट का सेंस ये है कि मैंने जो है अपनी जो कविता लिखने की प्रेरणा है वो खो दी है। माई शेफर्ड्स हॉलीडे, और मैंने जो कविताएं लिखने का जो काम था वो छोड़ दिया, इतने सालों तक मैंने कोई काम नहीं किया, प्रेरणा गायब हो गई तो कविता नहीं लिखी। शेफर्ड्स हॉलीडे का मतलब यहाँ पे क्या है, कविता, कि इतने दिन तक मैंने अपनी प्रेरणा खो दी और कोई भी कविता, अच्छी कविता नहीं लिखी। नीड्स, क्योंकि जरूरतों ने, मस्ट आई लूज देम, जरूरतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वो रास्ता छोड़ दूं कविताएं लिखने का। नीड्स विद हैवी हार्ट, और जरूरतों ने ही मुझे मजबूर किया कि भारी मन से, इनटू द वर्ल्ड, कि मैं दुनियादारी में घुस जाऊं, या जैसे ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बन गए थे। कविताएं तो उन्हें लिखी हैं, बट यहाँ इमेजिनेशन के तौर पे कह रहे हैं कि मैंने काम करना शुरू कर दिया, दुनियादारी में पहुंच गया, सोसाइटी में पहुंच करके मैंने सारे काम किए। एंड वेव ऑफ मेन डिपार्ट, और उन्हीं लोगों के बीच में जहाँ लोग जो है मेहनत करते हैं, वहीं जा करके मैं भी पहुंच गया, और मैंने इस चीज से डिपार्ट कर लिया, या यहाँ से मैं निकल आया कविता की दुनिया से। बट थर्सिस ऑफ हिज ओन विल वेंट अवे, लेकिन थर्सिस के साथ ऐसा नहीं था। वो अपनी खुद की, ऑन विल का सेंस क्या है, अपनी खुद की मर्जी से वेंट अवे चला गया। ये यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली क्या था, 1848 में अर्थर ह्यू क्लब्स ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, क्योंकि वो थोड़ा धार्मिक मामलों में संदेहास्पद हो गए थे। तो 1848 में उन्होंने यूनिवर्सिटी पहले ही छोड़ दी थी अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले। और मैथ्यू अर्नोल्ड कुछ देर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ साल वहां और पढ़े थे अकेले में, लेकिन 1848 में क्लफ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि कुछ धार्मिक भेदभाव हो गया था वहां पर। उसके बारे में रेफरेंस है। आगे कह रहे हैं कि इट अर्क्ड हिम टू बी हियर। अर्क्ड हिम का सेंस खफा हो जाना, वो बहुत खफा थे जब वो यूनिवर्सिटी में थे। अर्थर बहुत खफा थे। ही कुड नॉट रेस्ट, और वो उन्हें कंफर्टेबल नहीं थे, यहाँ पर आराम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ का माहौल समझ नहीं आया। ही लव्ड ईच सिंपल जॉय ऑफ द कंट्री ईल्ड्स, और आसपास के ग्रामीण देहात में जो भी
खुशियां थी उन्हें वो बहुत पसंद थी। ही लव्ड हिज मेट्स, उन्हें अपने साथियों से बहुत प्यार था, जो बाकी उनके स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स, उनसे बहुत प्यार था। बट येट ही कुड नॉट कीप, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे रह नहीं पाए। कुड नॉट कीप का सेंस क्या है कि फिर भी अपने वो यहाँ पर कुड नॉट कीप, रह नहीं पाए, रुक नहीं पाए यूनिवर्सिटी में। फॉर दैट अ शैडो लाउड ऑन द फील्ड्स, क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि जो शैडो का मतलब छाया और लाउड का मतलब क्या होता है, कोई लगातार घूमता रहे या झांकता रहे। क्योंकि जो फील्ड्स का सेंस यहाँ पे कह रहे हैं यूनिवर्सिटी का जो वातावरण है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में एक ऐसा एलिमेंट आ गया था, यूं कहिए कि इनकी जो रिलीजियस स्केप्टिज्म था, संदेहास्पद इनका जो व्यवहार था धर्म को लेकर के, तो इनका माहौल वहाँ खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये वहाँ से निकल गए। क्योंकि वो शैडो या माहौल खराब हो गया उस यूनिवर्सिटी का इनके लिए, तो ये वहाँ से चले गए थे छोड़ के उसको 1848 में। आगे कह रहे हैं कि हियर विद द शेफर्ड्स एंड द सिली शीप। शेफर्ड्स का रेफरेंस है यहाँ पे टीचर्स के लिए, और सिली शीप का रेफरेंस है स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में सम लाइफ ऑफ मेन अनब्लेस्ड, कुछ लोगों की जिंदगी कहो कि अच्छी नहीं थी, या यूं कहिए कि कुछ लोगों के मन इनसे अच्छे से नहीं मिलते थे, कुछ लोगों के विचार इनसे अच्छे से नहीं मिलते थे आर्थर ह्यू क्लब से। ही न्यू, वह जान गए थे, विच मेड हिम ड्रूप, और जब वो जान गए कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, विच मेड हिम ड्रूप का सेंस जिसकी वजह से वो हताश रहने लगे, दुखी रहने लगे, सैड रहने लगे। एंड फिल्ड हिज हेड, और उनके मन में बहुत सारे शंकाएं भर गई, या यूं कहिए कि ही वॉज ओवरबर्डन्ड विद द थिंकिंग ऑफ नॉट ऑफ डिसलाइकिंग हिमसेल्फ बाई अदर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो उनके मन में बहुत संदेह भर गया, मन उनका बोझिल हो गया। ही वेंट, और वो चला गया या उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। हिज पाइपिंग टुक अ ट्रबल्ड साउंड, और जो उनकी कविताएं थी उनकी थीम बदल गई। पाइपिंग कविताएं, पोएट्री कंपोजिशन, टुक अ ट्रबल्ड साउंड, उनकी आवाज बदल गई, या उनकी थीम जो अच्छी थी खुशहाल, वो अब कैसी हो गई, डिस्टर्ब, परेशानियों वाली, या उनकी सेंस चेंज हो गई। ऑफ स्टॉर्म्स, कैसी हो गई, तूफानों वाली, ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों जैसी, या यूं कहिए परेशानियों वाली कविताएं लिखने लगे। दैट रेज आउटसाइड, और ऐसे तूफान जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर गरज रहे थे, या ऐसा माहौल जो आसपास का बन चुका था यूनिवर्सिटी का। और हैप्पी ग्राउंड, हैप्पी ग्राउंड यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेयर, कैंपस की बात कर रहे हैं, कि जो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस था उसके आसपास का जो माहौल बहुत बुरा हो चुका था, तूफान गरज रहे थे, परेशानियां थी, लोगों में संदेह थे इनको लेकर, तो इनको वो सब समझ नहीं आया। तो ही कुड नॉट वेट फॉर देयर पासिंग, ये जो लास्ट लाइन है इसका सेंस है कि ही कुड नॉट वेट देयर पासिंग, वो इंतजार नहीं कर पाए तूफानों के गुजरने का, या उस माहौल को ठीक होने का इंतजार नहीं कर पाए। ही इज डेड, और वो खत्म हो गए, या यूं कहिए कि चले तो पहले ही गए थे 1848 में, लेकिन मृत्यु हुई 1861 में। लेकिन एलजी के तौर पे वो कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने यह छोड़ दिया और वो खत्म हो गए ये सब दुनियादारी छोड़ के। आगे बोलते हैं, सो सम टेम्पेस्चुअस मॉर्न इन अर्ली जून। टेम्पेस्चुअस मतलब तूफानी सुबह, जिसमें बहुत ज्यादा हलचल हो कुदरत में, जून की उस तूफानी जल्दी सुबह में। व्हेन द ईयर्स प्राइमल बस्ट ऑफ ब्लूम इज ओवर, जब जो बसंत ऋतु है उसकी प्राइमल बस्ट का मतलब सबसे ज्यादा जब फूल खिलते हैं, ब्लूम फूल खिलने का कंप्लीट हो चुका था, या मई में जून में जो भी रहता हो वहां बसंत ऋतु का आगमन वो हो चुका था। बिफोर द रोजेस एंड द लॉन्गेस्ट डे, हाँ यहाँ पे ऋतु की अगर बात की जाए तो वहाँ मई जून में है, अपने यहाँ मार्च अप्रैल में है, तो खैर वो अलग बात है। कई बार ऋतु भी आजकल थोड़ी मतलब ग्लोबल वार्मिंग या जो नेचुरल क्लाइमेटिंग जो चेंजिंग हो रही है उसकी वजह से कुछ आगे पीछे हो जाती है उसका आगमन। बिफोर द रोजेस एंड द लॉन्गेस्ट डे, अब रोजेस का मतलब इससे पहले की गुलाब गुलाब खिलते, या इससे पहले की लॉन्गेस्ट डे का रेफरेंस है 21 जून का, 21 जून से पहले की बातें हैं ये सब। व्हेन गार्डन वॉक्स एंड ऑल द ग्रासी फ्लोर, गार्डन वॉक्स बगीचों के बीच की पगडंडियां, एंड ग्रासी फ्लोर और जो चारागाह हैं, विद ब्लॉसम्स रेड, उनके पास लाल लाल फूल खिलते, एंड वाइट ऑफ फॉलन में, और सफेद रंग के फॉलन में मई के अंतिम में खिलने वाले फूल खिलते। एंड चेस्टनट फ्लावर्स आर स्ट्रून, और जो चेस्टनट फ्लावर है
वो बिखरते इससे पहले, मतलब इन सब कामों के होने से पहले। सो हैव आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना? द कुक्कूस पार्टिंग क्राई, मैंने कोयल की पार्टिंग क्राई, विदाई वाली जो है आवाज सुनी, जो विलाप होता है कि हाँ भाई मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। जैसे अर्थर ह्यू क्लफ ने कहा होगा कि भाई बहुत हो गया, मुझे माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो चला। उसी हिसाब से इन सब चीज़ों को होने से पहले, फूल खिलने से पहले, चारागाह हरे भरे होने से पहले, इन सब मतलब ऋतु के आने से पहले, अच्छी ऋतु आने से पहले, ये सब चीज़ें उसने विदाई की आवाज़ सुनी। फ्रॉम द वेट फील्ड, उन नमी नमे खेतों से कुक्कू ने कह दिया, थ्रू द वेक्स्ड गार्डन ट्रीज, और जो पेड़ हैं उनको बेक्स्ड बोला गया है। बेक्स्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि वो अच्छी तरह से अभी हरे भरे नहीं हुए हैं। तो कम द वॉलोइंग रेन, वॉलोइंग रेन का मतलब जैसे नहीं लैशिंग करना, मारना एकदम, आप जो बहुत भयंकर बारिश हो, एकदम किसी को पीटती हुई चली आए, इस टाइप से वो कह रहे हैं कि जो चोट लगने वाली बारिश। एंड टॉसिंग ब्रीज, और ऐसी हवा जो पूरा तूफानी हवा जो सब कुछ उथल पुथल कर दे। इन सब चीजों के होने से पहले कुक्कू ने कह दिया, द ब्लूम इज गोन, जो स्प्रिंग सीजन है वो चली गई है, एंड विद द ब्लूम गो आई, और इसीलिए मैं भी यहाँ रुक के क्या करूंगा, क्योंकि माहौल खराब हो गया है। तो अर्थर ने कहा मैं यहाँ क्या करूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो चलता बना। कुक्कू ने कहा ऋतु गुजर गई है तो मैं क्या करूंगी यहाँ रुक के, मैं भी चलती हूँ। तो ये रेफरेंस था कुक्कू के प्रति और अर्थर की प्रति। देखते हैं आगे। आगे कहते हैं कि टू क्विक डिस्पेयरर, अब वो कुक्कू को बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जो हिम्मत हार जाता हो, है ना, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता हो। वेयर फोर विल्ट दाउ गो, कहाँ जाओगी? चली तो गई हो लेकिन जाओगी कहाँ, कौन से स्टेट में, कहाँ कहाँ जाओगी? सून विल द हाई मिड समर पॉम्स कम ऑन, बहुत ही जल्दी जो मिड समर है, मतलब जो बसंत ऋतु है, उसकी जो पॉम्स, पॉम्स का मतलब जो फूल खिलेंगे, हरियाली, शाइनिंग फ्लावर्स, लीव्स, सब कुछ बहुत जल्दी दिखेंगी, हर तरफ चमक होगी। सून विल, और बहुत ही जल्दी, द मस्क कार्नेशंस ब्रेक, जो कस्तूरी जैसी खुशबू वाले जो फूल हैं वो ब्रेक, खुलेंगे, एंड स्वेल, और बड़े हो जाएंगे, मतलब वो भी खिलेंगे। ब्रेक का मतलब खुलना या खिलना यहाँ पर कह सकते हैं। और वो खिलेंगे, बड़े हो जाएंगे, उनसे खुशबू आएगी, कैसी? कस्तूरी वाली। सून शैल वी हैव गोल्ड डस्टेड स्नैप ड्रैगन, और बहुत ही जल्दी जो स्नैप ड्रैगन फूल है जिसपे गोल्डन कलर का जो पीटल्स रहती हैं या मिस्ट रहती है हल्की सी, वो भी खिलेगा। स्वीट विलियम, ये भी एक फूल का टाइप है। विद हिज होमली कॉटेज स्मेल, इसकी जो पंखुड़ियां हैं बहुत ही साधारण होती हैं, और वो अपने जाने माने अंदाज में स्मेल, खुशबू फैलाएगा। एंड स्टॉक्स इन फ्रेग्रेंट ब्लो, और जो स्टॉक्स का सेंस यहाँ पर है, जैसे आप कह सकते हैं कि अ, मुलायम फूल जो रहते हैं या मुलायम पंखुड़ियां रहती हैं, इन फ्रेग्रेंट ब्लो, और वो मुलायम पंखुड़ियां भी अपनी खुशबू में उड़ेंगी, बिखरेंगी इधर उधर। रोजेस दैट डाउन द एलीज शाइन अफार, एलीज का मतलब पगडंडियों के आसपास जो गुलाब के फूल हैं वो भी खिलेंगे, खुशबू, शाइन अफार, चमकेंगी, दूर से चमक उनकी दिखाई देगी। एंड ओपन जैस्मिन मफल्ड लैटिसेस, इसके अलावा जो लैटिसेस का मतलब क्या होता है, जो जालीदार विंडोज होती हैं उन पे जैस्मीन के जो फूल हैं वो भी खुलेंगे, या जो उन पे जो वाइन्स लगी हुई हैं उनमें जैस्मीन के फूल खिलेंगे और वो विंडो को ढक लेंगे, और वो विंडोज खोली जाएंगी फूलों से लदी हुई, जिनमें जिन घरों में वो जैस्मीन वाइन्स लटकी हुई हैं। एंड ग्रुप्स अंडर द ड्रीमिंग गार्डन ट्रीज, और जो फूल खिलेंगे वो पूरे झुंड में खिलेंगे, मतलब बहुत सारे फूल खिलेंगे, कहाँ कहाँ? अंडर द गार्डन ड्रीमिंग गार्डन ट्रीज, ऐसे पेड़ जो कि ड्रीमिंग है, चुपचाप खड़े हैं ऊंचाई पर, ड्रीमिंग गार्डन ट्रीज, उनके नीचे बहुत बड़ी संख्या में फूल खिलेंगे। एंड द फुल मून, और पूरी तरह से चंद्रमा चमकेगा। एंड द वाइट इवनिंग स्टार, और जो वीनस होती है, वाइट इवनिंग स्टार, वीनस जो ग्रह है वो चमकेगा। ये सब चीजें, मतलब पूरा माहौल चेंज होगा। और इससे पहले जो क्विक डिस्पेयरर है, क्योंकि ये हार मान चुकी है कुक्कू, या उसने माहौल बदलने की जो है जल्दी नहीं की, इंतजार नहीं किया, अर्थर ने, वो चला गया। उसी हिसाब से कुक्कू ने बसंत ऋतु के आने का इंतजार नहीं किया और वो चली गई। तो आगे बोलते हैं कि ही हार्केंस नॉट,
इतना सब कुछ बोला है उन्होंने कि फूल खिलेंगे, जैस्मीन, रोज और स्वीट विलियम, तमाम जो पिछले स्टेंजा में बताए हैं सब फूल खिलेंगे, लेकिन ही हार्कन्स नॉट, उसने नहीं सुना। ही लिसन्स नॉट, उसने ध्यान ही नहीं दिया मेरी प्लीडिंग्स पे। उसने कहा भाई मुझे जाना है, मुझे ड्यूटी है मेरी कहीं ना कहीं, तो मुझे जाना है, मैं नहीं रुक सकती। कुक्कू ने कहा चाहे ऋतु हो या कोई भी हो। लाइट कमर ही इज फ्लोन। लाइट कमर का सेंस वो कह रहे हैं कि बहुत ही हल्के मन वाला इंसान, जो कि जिसे बहुत जल्दी हालातों से घबरा जाता हो, ही इज फ्लोन, और वह उड़ गया। आर्थर ह्यू क्लब की भी एक तरह से वो यहाँ पे थोड़ी बुराई ही कर रहे हैं कि भाई मौसम या माहौल बदलने का इंतजार करते, लेकिन क्लब ने ऐसा नहीं किया और वो चलते बने। व्हाट मैटर्स इट, क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट ईयर ही विल रिटर्न, अगले साल लौट के आ जाएगा। कौन? कुक्कू। कुक्कू जो है वो अगले साल लौट के आ जाएगी। कोयल क्यों लौट के आ जाएगी? क्योंकि अगले साल फिर से जैसे ही वो फूल खिलेंगे उसी हिसाब से फिर से आ जाएंगे। जैसे अपने एक हिंदी फिल्म है, उसमें एक गाना है कि वो परदेसियों से ना अखियां मिलाना, उसमें एक लिरिक्स है बीच की कि जब जब बहारों में ऐसे कुछ है फूल खिलेंगे तब तब ये हरजाई मिलेंगे। तो उसी हिसाब से कि जब जब फूल खिलते हैं तो उसी हिसाब से परदेसी लोग आ जाते हैं, कश्मीर के हिसाब से वो गाना था। खैर, तो कुक्कू जो है वो वापस आ जाएगी उसी। क्या फर्क पड़ता है? एंड वी शैल हैव हिम इन द स्वीट स्प्रिंग डेज, जैसे बसंत ऋतु आएगी हम फिर से उसको मिल लेंगे, कुक्कू फिर से वापस आ जाएगी, है ना? बागों में फूल खिलेंगे, हरजाई आ जाएंगे। विद वाइटनिंग हेजेस, ऐसी झाड़ियां जो सफेद फूलों से लद जाएंगी। एंड अनक्रम्पलिंग फर्न, फर्न का जो पौधा होता है उसकी जो कली निकलती है पहले वो क्रम्पल्ड होती है, मुड़ी चुड़ी सी, लेकिन बाद में वो अनक्रम्पलिंग जब से खिल जाती है पूरी तो वो ओपन हो जाती हैं। तो अनक्रम्पलिंग फर्न या जो पौधा है वो भी खिल जाएगा। एंड ब्लू वेल्स ट्रेम्बलिंग, इसके अलावा जो घंटी के आकार के जो पौधे हैं वो भी ट्रेम्बलिंग, हवा में फड़फड़ाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे। बाय द फॉरेस्ट वेज, जंगली हवा से। एंड सेंट ऑफ हे न्यू मॉन, इसके अलावा न्यू मॉन का मतलब क्या है कि जो भूसा, जो नई नई फसल कटती है तो उसका भूसा थोड़ा सा रहता है हरा भरा, तो उसकी जो खुशबू है वो बिखर जाएगी जैसे ही सब कुछ बदलेगा, वो फिर से आ जाएगी कुक्कू। लेकिन बट थर्सिस नेवर मोर, लेकिन वो आगे कह रहे हैं लेकिन थर्सिस नेवर मोर वी स्वैंस, अपने स्वैंस को कह रहे हैं शेफर्ड्स के बारे में, कवियों के बारे में कहा जाता है। लेकिन थर्सिस को हम लोग शैल सी, नेवर मोर शैल सी का सेंस कि उसको हम कभी नहीं देख पाएंगे। कुक्कू तो आ जाएगी मौसम बदलने से, लेकिन उन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। सी हिम कम बैक एंड कट स्मूदर रीड, हम उसको नहीं देखेंगे कि वो वापस आ गया है और आकर के उसने और स्मूदर रीड, अच्छी कविता और अच्छी कविता लिख दी हो, ऐसा हम नहीं देख पाएंगे। एंड ब्लो अ स्ट्रेन टू द वर्ल्ड, और आकर के वो दुनिया को सुनाए एक ऐसा टोन, ऐसी थीम, एट लास्ट शैल हीड, जिस पर दुनिया ध्यान देगी। फॉर टाइम, ऐसा होगा नहीं, ये तो ऐसा होता कि वो आता अच्छी कविता सुनाता दुनिया ध्यान देती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? फॉर टाइम, क्योंकि टाइम का मतलब यहाँ पे इन्होंने कैपिटल में लिखा है तो मतलब एक समय या मृत्यु कह सकते हैं। नॉट कॉरिडन, कॉरिडन मतलब अपने आप को बोल रहे हैं कि हैथ कंकर्ड दी, क्योंकि टाइम ने तुम्हें छीना है, मैंने तुम्हें नहीं छीना। अब ये कॉरिडन थर्सिस का क्या मामला है? इन दोनों के बीच में एक सिंगिंग कंपटीशन हुई थी जिसमें कॉरिडन जो है वो जीत गया था और ये थर्सिस हार गया था, ये भी रेफरेंस है। आगे बोल रहे हैं कि अलैक, अफसोस, फॉर कॉरिडन नो राइवल नाउ, वो कह रहे हैं कि अफसोस, अब मेरे लिए कोई राइवल नहीं बचा है, या कॉरिडन क्योंकि थर्सिस मर चुका है तो अब अगला सिंगिंग कंपटीशन नहीं होगी। या हम दोनों साथ साथ लिखते थे तो हम एक दूसरे से कंपटीशन करते कविताएं लिखने की, अब कोई भी प्रतिद्वंदी राइवल नहीं बचा है। बट वेन सिसिलियन शेफर्ड्स लॉस्ट अ मेट, अब यहाँ पे एक रेफरेंस है सिसिली के शेफर्ड्स का, जो कि एक कवि थे वायन, जो मर गए तो उनके मरने पर एक और दूसरा शेफर्ड, दूसरा कवि जो था, जब उन लोगों ने कवि खो दिया वायन, तो एक सम गुड सर्वाइवर, एक अच्छा कवि, विद हिज फ्लूट, अपनी कविताओं के साथ, वुड गो, गया कहाँ गया, पाइपिंग डिट्टी, एक रूरल गीत गाते हुए वायन के भविष्य भाग्य के लिए, क्योंकि उसको जहर दे के मारा गया था। एंड क्रॉस द अनपरमिटेड फेरी, ये अनपरमिटेड क्या है? एक ऐसी नदी पार की जिसमें परमिशन नहीं थी उसको पार करने की, तो ये अनपरमिटेड फेरी का रेफरेंस है रिवर ऑफ स्टिक्स।
जो नर्क में बहती है उस नदी को पार करना सबके लिए परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वो गया, किसके लिए गया? दूसरा कवि वायन के लिए। एंड रिलैक्स प्लूटोस ब्रो। और जो प्लूटो है, नर्क या हेड्स का राजा, वहां जाकर के उसने गीत सुनाया, और उसकी ब्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? भौं, या उसके मन को शांत किया अच्छी कविताएं सुना के। एंड मेक लीप विद जॉय द ब्यूटियस हेड। और इसके अलावा उसने जो उसकी प्लूटो की जो रानी है प्रोसरपाइन, उसको भी उसने कहानियां, या सॉरी, जो गीत सुनाए अपने अच्छे अच्छे। तो उसके मन को उसने मेक लीप अप विद जॉय, उसके मन को खुशी से उछाल दिया। यूं कहिए कि उसकी कविताएं इतनी अच्छी लगी उस पोएट की, कि प्लूटो और उसकी बीवी प्रोसरपाइन दोनों बहुत खुश हो गए, उनके मन में बहुत ज्यादा खुशियां भर गईं। द ब्यूटियस हेड, सुंदर सा सिर या सुंदर है उसकी बीवी। अमंग हुज क्राउन्ड हेयर, जिसके सिंहासन जिसके मतलब जो सिर है, जिस सिर का जो ताज है उस पे फूल हैं। कौन से फूल हैं? आर फ्लावर्स फर्स्ट ओपनड ऑन सिसिलियन एयर, मतलब एकदम ताजे फूल जो अभी अभी खिले हैं सिसिली की धरती पर, वो फूल उसके क्राउनिंग कर रहे हैं, उसके ताज में सजे हुए हैं। किसके? प्रोसरपाइन के। उसके मन को और प्लूटो के मन को उसने अपनी कविताओं से प्रसन्न कर दिया। एंड फ्लूट हिज फ्रेंड, और कविताओं के द्वारा अपने दोस्त को लाइक ऑर्फियस फ्रॉम द डेड, जैसे कि ऑर्फियस ने अपनी पत्नी के लिए किया था, ठीक उसी हिसाब से इस कवि ने वायन के लिए अपने दोस्त को दोबारा जीवित करके वापस ले आया, कविता के दम पर। ऐसा ये कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूंगा, थर्सिस को वापस लाने की। लेकिन कह रहे हैं कि ओ इजी एक्सेस, लेकिन ये आसान बात थी टू द हीरर्स ग्रेस, ये उसके सुनने, हीरर्स ग्रेस मतलब प्लूटो और प्रोसरपाइन की जो अच्छी बात थी उसके प्रति जो एक्सेस थी, किसकी? सिसिलियन पोएट की, वो आसान थी। क्यों? क्योंकि वो वहीं का था, सिसिली की ही, ये प्लूटो और ये दोनों सिसिली के हैं, और पोएट भी सिसिली का था। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्षेत्रवाद की भावना जो राजनीति में सिखाई जाती है कि भाई अपने क्षेत्र का है तो मदद कर देंगे, तो इन्होंने मदद कर दी। वेन डोरियन शेफर्ड्स, डोरियन मतलब जो डायलेक्ट है, बोली है, उनने शेफर्ड्स कवियों ने सेंग टू प्रोसरपाइन, मतलब जब उन्होंने डोरियन डायलेक्ट में अपनी कविताएं लिखी तो प्रोसरपाइन जो है वो खुश हो गई और उसने बायन को जीवित कर दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि फॉर शी हरसेल्फ हैड ट्रॉड सिसिलियन फील्ड्स, क्यों उसने ऐसा कर दिया? क्योंकि वो खुद उन सिसिली के खेतों में, एरिया में घूमी हुई थी, उसको जानकारी थी, तो उसको वो गीत बहुत समझ में आए। अब जैसे मान लो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हमें फ्रेंच या जर्मन नहीं आती। अब फ्रेंच और जर्मन में यही कविता होती तो ना मैं आपको पढ़ा रहा होता और ना आपको समझ में आती। तो भाई जो समझेगा वही तो उसको समझ में अच्छी लगेगी। तो सिसिलियन जो पोएट्री थी वो उसको इसलिए समझ में आ गई प्रोसरपाइन को, क्योंकि वो खुद सिसिली की थी। तो क्षेत्रवाद की बात हो गई यहाँ पे, मजाक में कह सकते हैं। शी न्यू द डोरियन वाटर्स गश डिवाइन, क्योंकि वो जो डोरियन डायलेक्ट है उसकी जो पोएटिक इंस्पिरेशन है गश डिवाइन, उसको अच्छे से जानती थी, उस म्यूज को जानती थी कि भाई यार ये तो यही वाला गीत सुना है जो मैंने पहले सुना हुआ है, पसंद है मुझे। शी न्यू ईच लिली वाइट विच एन्ना ईल्ड्स, एन्ना ये घाटी है, वह वहाँ के घाटी के फूलों के बारे में भी अच्छे से जानती थी, कौन कौन से फूल वहाँ खिलते हैं, मतलब अच्छे से परिचित थी वो सिसिली से। ईच रोज विद ब्लशिंग फेस, और उसे हर गुलाब का चेहरा जो ब्लशिंग फेस था, जैसे कि अक्सर लोग शर्माते हैं, कुछ गर्ल्स तो ब्लश करती हैं, तो गुलाब के हिसाब से कह रहे हैं कि ब्लशिंग फेस, शर्माते हुए चेहरे वाला या लाल गुलाब को वो जानती थी प्रोसरपाइन। शी लव्ड द डोरियन पाइप, इसीलिए उसको जो डोरियन डायलेक्ट की जो कविता थी, पाइप पोएट्री, वो बहुत अच्छी लगी, समझ में आ गई। द डोरियन स्ट्रेन, और वो जो टोन थी वो भी बहुत अच्छी लगी उसको, और उसने बायन को जीवित कर दिया। बट लेकिन अफसोस, ऑफ आर पुअर थेम्स शी नेवर हर्ड, अब उसने वहां की घाटी, एन्ना की घाटी और वहां की नदी देखी है, हमारे लंदन की थेम्स नदी उसने नहीं देखी है। मतलब वो सिसिली की थी, इंग्लैंड की नहीं है, जो कभी उसने थेम्स में आके पैर रखा हो, कभी नहाई हो। तो प्रोसरपाइन हमारी थेम्स नदी को नहीं जानती, या जो मैं बोलूंगा उसको उसको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे देश की नहीं है। हर फुट द कमनर काउस लिप्स नेवर स्टर्ड, इसके अलावा कमनर पहाड़ी पर जो फूल खिल रहे हैं, काउज लिप्स, जो बहुत बहुतायत में वहां खिलते हैं, नेवर स्टर्ड, उसके पैर यहाँ पर कभी नहीं पड़े उन फूलों पर, या उन फूलों ने कभी भी उसको अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि वो कभी आई नहीं। एंड वी शुड टीज हर विद आर प्लेंट इन वेन, और वी शुड टीज हर, क्योंकि वो हमें पहचानती नहीं है, हमारे शब्द नहीं जाएगी, तो अगर हम उसे सुनाएंगे भी अपनी कविताएं तो वो उसे खुश ना करके उसको क्या करेंगी? टीज करेंगी, चिढ़ाएंगी,
और विद आर प्लेंट, प्लेंट अपने सैड सॉन्ग से, इन वेन मतलब गलत तरीके से ही, बेकार में ही हम उसको अपनी कविताएं सुनाएंगे। जैसे बायन जीवित हो गया वैसे थर्सिस जीवित नहीं हो पाएगा इन कविताओं से, क्योंकि वो इंग्लैंड की भाषा या इंग्लिश नहीं जानती, वो सिसिली की है। आगे बोल रहे हैं कि वेल विंड डिस्पर्स्ड एंड वेन द वर्ड्स विल बी, क्योंकि जो हम कहेंगे, जो शब्द मुझसे कहेंगे वो विंड डिस्पर्ड हवा में बह जाएंगे, एंड वेन और यूजलेस हो जाएंगे, वर्ड्स विल बी वो शब्द हवा में बिखरे हुए और बेकार हो जाएंगे, वो कविता उसको असर नहीं डालेगी। येट फिर भी थर्सिस लेट मी लेट मी गिव माई ग्रीफ इट्स आर, लेकिन फिर भी थर्सिस तुम्हारे लिए तो मैं अपना दुख बना ही सकता हूँ कि भाई मुझे दुख है तुम्हारे जाने का। इन द ओल्ड हॉन्ट एंड फाइंड आर ट्री टॉप्ड हिल, इन द ओल्ड हॉन्ट मतलब उसी पुराने चिरपरिचित जगह पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास, ट्री टॉप्ड हिल वही एम का जो पेड़ है उस पहाड़ी के ऊपर, उस जगह में मैं बैठ करके दुख मना ही सकता हूँ। हु क्योंकि हु कौन, इफ नॉट आई अगर मैं नहीं तो कौन, हाँ मैं नहीं तो कौन, फॉर क्वेश्चनिंग हियर विद हैथ पावर, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं तो क्वेस्टिंग वो जो खोज है तलाश है उसको कौन करेगा, उस तलाश को करने की पावर किसके पास है अगर मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ घूमा हूं मुझे पता है ना। मैं नहीं तो कौन पे एक मीम चला था जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, आई नो द वुड विच हाइड्स द डेफोडिल, मैं जानता हूँ उन जंगलों को अच्छे से जानता हूँ जहाँ पर डैफोडिल्स के फूल खिलते हैं। आई नो द फाइव फील्ड ट्री, एम ट्री का रेफरेंस है जहाँ पर वो मैडम्स आकर के गीत गाती हैं नाचती हैं, मैं खूब जानता हूँ। आई नो व्हाट वाइट, मैं भी जानता हूँ कि कौन से सफ़ेद, एंड व्हाट पर्पल फ्रिटिलरीज, मैं ये भी जानता हूँ कौन से सफ़ेद कौन से पर्पल रंग के जो छोटे मोटे फूल हैं वो खिलते हैं। द ग्रासी हार्वेस्ट ऑफ द रिवर फील्ड्स, इसके अलावा जो रिवर के आसपास के नदी के आसपास के जो खेत हैं उनमें कौन सी फसल है मुझे वो भी पता है, क्योंकि खूब मैं घूमा हूँ तुम्हारे साथ। अब बाई एनशम डाउन सैनफोर्ड, ये दो जगहों के नाम हैं, ये जो एनशम और ये सब बोल रहे हैं ये क्या है, ये जगहों के नाम है, एनशम एंड सैनफोर्ड। इन दोनों के बीच के आसपास इनके ऊपर आसपास का मुझे खूब पता है कि कौन कौन सी फसलें ईल्ड्स उगती हैं, एंड व्हाट सेज्ड ब्रूक्स और थेम्स ट्रिब्यूटरीज, और मुझे ये भी पता है कि कौन कौन से ब्रूक्स छोटे नाले, सेज्ड मतलब झाड़ियों वाले छोटे नाले जो हैं वो थेम्स नदी के सहायक हैं, या कौन कौन से छोटी छोटी नदियां आकर के थेम्स नदी में मिलती है मुझे वो भी पता है। मुझे खूब पता है आसपास का माहौल, उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं ही सबसे ज्यादा योग्य हूँ तुम्हारे प्रति दुख मनाने के लिए। आगे बोलते हैं कि आई नो दीज स्लोप्स, स्लोप्स का सेंस पहाड़ियों की जो ढलान है अच्छे से जानता हूँ। हु नोस देम इफ नॉट आई, मैं नहीं जानता तो कौन जानेगा, क्योंकि मैं ही सबसे अच्छे से तुम्हारे साथ घूमा हूँ। बट मैनी अ टिंगल ऑन द लव्ड हिल साइड, अब यहाँ पे टिंगल का जो मतलब है वो कह सकते हैं कि जो घाटियां हैं लव्ड हिल साइड, वहां पर जो घाटी हैं वो एकदम विद थॉर्न्स बंस स्टड, जो घाटियां थी वो कभी थॉर्न्स फूलों से कांटों से बंस स्टड जड़ी हुई थी, ओल्ड पुरानी जान पहचान वाली अपनी, वाइट ब्लॉसम्ड ट्रीज, इसके अलावा सफेद फूलों के पेड़, वेयर थिक द काउस लिप्स ग्रीव, जहाँ पे काउस लिप्स जो फूल हैं खूब ज्यादा उगते हैं, एंड फार डिस्क्राइड और वहां से देखता हुआ, हाई टावर्ड द स्पाइक्स ऑफ पर्पल ऑर्किसेस, इसके अलावा जो ऑर्किस एक पौधा होता है जिसमें पर्पल कलर की स्टेम होती है उस पे कांटे होते हैं स्पाइक्स, वो दूर से दिखते हुए, हैथ सिंस आर डे पुट बाई, सिंस आर डे मतलब जब से हम वहां से गुजरे हैं या जब से तुम गए हो, हैड पुट बाई का मतलब क्या है, रुक चुके हैं, उन्होंने अपना ब्लॉसमिंग छोड़ दी है, जैसे कि उनकी प्रथा थी खिलना, ब्लॉसमिंग सबने छोड़ दी है इन सब फूलों ने, और किसी ने सबने, द कॉर्नल्स ऑफ द फॉरगॉटन टाइम, और ये जो फूल हैं या जो भी हैं ये काम कर रहे थे किसका, ये कॉर्नल्स जैसे कि अतीत की मालाएं या अतीत के दिनों को, फॉरगॉटन टाइम जो हम भूल चुके हैं उनकी याद दिलाने वाले फूल वो सब मुरझाए हुए हैं। डाउन ईच ग्रीन बैंक हैथ गॉन द प्लाउ बाय स्टीम, क्या हो गया है, क्योंकि पहले जो हरियाली थी अब वहां पर खेती किसानी शुरू हो गई है, ग्रीन बैंक नदी के हरे हरे भरे किनारे पर, प्लाउ बॉय स्टीम जो किसान लोग हैं जो बैल लेकर के आते हैं जुताई करते हैं,
जिसकी वजह से हरियाली, फूल वो सब खत्म हो गए हैं, वहाँ पे फसलें आनी शुरू हो गई हैं। एंड ओनली और सिर्फ इन द हिडन ब्रुक साइड ग्लीम, जो नदी का किनारा है ब्रुक साइड, नदी के किनारे ये कुछ चीजें चमक रही हैं। वो क्या चमक रही है? प्राइम रोज, वो एक गुलाब का प्रकार है जो कि काफी चमकता है। ऑर्फन्स ऑफ द फ्लावरी प्राइम, और वो अकेले ही फूल बचे हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं अनाथ जैसे, ऑर्फन्स जैसे कि बाकी वनस्पति चली गई है, सिर्फ प्राइम रोजेस ही वहां पे जीवित हैं। तो इनको बोल रहे हैं कि ऑर्फन्स ऑफ द फ्लावरी प्राइम, स्प्रिंग ऋतु या बसंत ऋतु के अनाथ या उनकी निशानी के रूप में बचे हैं सिर्फ ऑर्फन्स जो कि चमक रहे हैं। बाकी ये सारे काउज लिप्स और ये स्पाइक्स और किसेस, ये सब कुछ जा चुका है, चीजें बदल गई हैं काफी कुछ, जो कि पहले जैसी अब नहीं है। तो ये थर्सिस का फर्स्ट पार्ट था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हिंदी में। सेकंड पार्ट में आपको देखना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है काफी मेहनत से मैंने इसको किया है क्रिएट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।